कल मैंने आपको इसरो के PSLV C62 मिशन के बारे में जानकारी दी थी। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और आज इसी को लेकर के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अच्छी न्यूज नहीं है कि जो PSLV का C62 मिशन है वो एंड हो चुका है फेलियर में। मतलब इसमें सारी चीजें सही हुई, थर्ड स्टेज में जाकर कुछ प्रॉब्लम आई है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। PSLV C61 मिशन जो कि मई 2025 में लॉन्च हुआ था वो भी फेल हुआ था, उसमें भी थर्ड स्टेज में ही प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम्स अलग अलग थी। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि इसमें DRDO की जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा जिसका नाम था वो भेजा जा रहा था, जो कि एक हाइपर स्पेक्ट्रल जो इमेजिनिंग वाली सैटेलाइट थी वो थी। काफी इसके बारे में बातें हो रही थी, लेकिन अभी ये सक्सेसफुली प्लेस नहीं हो पाई अपनी ऑर्बिट में। तो वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा मैंने कहा, इस मिशन के बारे में पूरी डिटेल आपको कल मैंने वीडियो में दी थी, वो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में से जान लीजिए कि ये PSLV का जो DL वेरिएंट है रॉकेट वो इसमें यूज हुआ था, जिसमें 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स होती हैं जो कि एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करती हैं। इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा इंडिया से। और इसमें जो मेन पेलोड था वो यही था, अन्वेषा सैटेलाइट DRDO की। लेकिन इसके साथ इसमें 15 और को पैसेंजर सैटेलाइट्स थी, माइक्रो सैटेलाइट्स इसके साथ जा रही थी, जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स थी, जैसे आयुल सैट थी जो कि भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई थी, जो कि ऑर्बिट में जाकर के जब सैटेलाइट्स में फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसको रीफ्यूल करने का काम करती है। मतलब सैटेलाइट्स के लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए थी। इसमें स्पेन की ये जो KID कंपनी की री एंट्री व्हीकल थी ये भी थी। इसी तरह 15 सैटेलाइट इसमें थी, लेकिन अभी तो ये मिशन फेल हो चुका है, तो इनके बारे में हम अब कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर बात करें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सही हुई और कहाँ पे गलती हुई, तो अगर हम बात करें स्टेज 1 की, तो नॉमिनल परफॉर्मेंस थी इसकी और ये सही तरीके से लिफ्ट ऑफ हुआ, सब कुछ इसमें सही था, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं था। फिर स्टेज 2 का सेपरेशन, स्टेज ये जो स्टेज 1 खत्म होता है, स्टेज 2 स्टार्ट होता है, वो भी आपका सही कुछ हुआ। स्टेज 2 का सेपरेशन भी सही हुआ। स्टेज 3 जो है स्टार्ट होता है, ये भी सही जा रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड जब ये सेपरेशन होने वाला था, स्टेज 4 के लिए स्टार्ट होने वाला था, तब ये जो है फेलियर देखने को मिला। और ये जो फेलियर था रोल रेट डिस्टर्बेंस की वजह से इसको कहा गया कि ये जो फेलियर है ये देखने को मिलता है। जब स्टेज 3 सही से नहीं हो पाया, जब स्टेज 3 ये सही होता, स्टेज 4 के पास ये पहुंचता, ये EOS जो N1 सैटेलाइट है सही ऑर्बिट में प्लेस होती, फिर स्टेज 4 स्टार्ट होता। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बता रखी हैं कि कैसे वो काम होता। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो इसरो की तरफ से आया। इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर V नारायणन। इन्होंने ये बताया कि जो परफॉर्मेंस थी व्हीकल की एट द एंड ऑफ थर्ड स्टेज वॉज नॉमिनल, मतलब ठीक था, उसमें कुछ नहीं था। उसके बाद फिर डिस्टर्बेंस देखने को मिली रोल रेट्स में, और उसकी वजह से डेविएशन हो गया फ्लाइट पाथ में। मतलब फ्लाइट पाथ अगर ऐसा होना चाहिए तो ये डेविएट आपका कर जाए ऐसे। और आपको पता है कि अगर डेविएशन होता है फ्लाइट पाथ में, ऑर्बिट से वो हट जाती हैं, तो वो एक तरह का फेलियर ही होता है। और अभी ये बताया जा रहा है कि एक्चुअल में फेलियर कहाँ पे हुआ है, किस वजह से हुआ, क्या रीजन थे, वो तो डेटा एनालाइज करके ही पता चलेगा और उसके बाद ही सब कुछ बताया जा सकेगा ऑफिशियली, है ना। अभी केवल अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टेज 3 में जो फेलियर हुआ है उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, बस अंदाजा। लेकिन ऑफिशियल रूप से इसरो ने अभी इतना अभी बता नहीं, क्योंकि उसके ऑब्जर्वेशन में भी समय लगेगा। वहीं पर अगर हम कंपेरेटिव अगर एनालिसिस करें, जो हमारा C61 मिशन था और C62 मिशन था, तो इसमें जो पेलोड था वो EOS-09 रीसेट 1B सैटेलाइट था, वो ले जाया जा रहा था, जो कि ऑर्बिट में नहीं गया। और इसमें EOS-N1 अन्वेषा, मतलब मेन पेलोड इसके ये थे। इसमें भी फेलियर थर्ड स्टेज में ही हुआ और इसमें भी फेलियर थर्ड स्टेज में ही हुआ, मतलब दोनों में थर्ड स्टेज में दिक्कत आई। और जो दिक्कत थी वो अलग थी। इसमें जो जो आपका मई वाला फेलियर था, उसमें क्या था, एक सडन जो है ड्रॉप देखने को मिला था, प्रेशर का ड्रॉप देखने को चैम्बर प्रेशर में, जिसकी वजह से वो मिशन पूरा नहीं हो पाया था। यहाँ पर क्या था कि जो सारी चीजें थी, चैम्बर प्रेशर वगैरह सही था, लेकिन रोल रेट में जो है इसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिली, फिर डेविएशन हो गया फ्लाइट पाथ में, जिसकी वजह से ये फेलियर हुआ है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँ, मतलब ऐसे रिलेट करिए, आप किसी कार से चल रहे हैं और किसी कार के इंजन में फेलियर हो जाए, वो आपका ऐसे समझिए यहाँ पे हुआ था कि वहां पे फेलियर हुआ, और आपकी कार का इंजन सब कुछ सही हो, अगर उसकी स्टीयरिंग लॉक हो जाए तो इस तरह का फेलियर यहाँ पे है। मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ।
ओके, तो यहाँ पर भी आउटकम यही था, सैटेलाइट लॉस्ट हुई, यहाँ पर भी आउटकम यही है कि सैटेलाइट जो है वो लॉस हुई हैं। अब आप अगर देखेंगे इसको, तो इसमें जो थर्ड स्टेज में दिक्कत आ रही है, इसे आप ऐसे समझिए कि इसमें टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। जो स्टेज 1 और स्टेज 3 होता है वो सॉलिड जो फ्यूल होता है प्रोपेलेंट, वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्टेज 2 और स्टेज 4 में जो लिक्विड प्रोपेलेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। सॉलिड फ्यूल के साथ दिक्कत क्या होती है कि सॉलिड फ्यूल को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक बार अगर ये इग्नाइट हो गया तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बर्न करेगा, इसमें कोई थ्रॉटल या शटडाउन कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ओरिएंटेशंस के लिए। इसमें अगर थोड़ा सा भी फ्लाइट पाथ दिक्कत हो, आप ये नहीं कर सकते कि इसको कंट्रोल कर ले, इसके जो बर्न हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर ले, फिर से इसको डिवेट करें, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये जलेगा ही। और यही वजह है कि स्टेज 3 में जो सॉलिड यहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल के बाद अगर किसी जगह थोड़ी दिक्कत आती है तो वो फिर फेलियर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे फिर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल ही क्यों किया जा रहा है स्टेज 3 में? देखिए, अब इसके लिए तो पूरी एक वीडियो बन सकती है। मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, सबके नुकसान नहीं फायदे भी होते हैं। तो इसलिए आप ऐसे समझिए, ये इस्तेमाल जो किए जा रहे हैं उनका जो अलाइनमेंट है, ओरिएंटेशन है, कह सकते सब कुछ एकदम सही है, सही जगह पे सारी चीजें प्लेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आपने देख रखे हैं ये ब्लॉक बॉक्सेस, मैंने इसको कवर कर दिया है, यहाँ पे कुछ रीजंस मैंने लिख रखे थे, लेकिन चूंकि ऑफिशियल नहीं है तो मैं अभी इसको रिवील नहीं करा। ऑफिशियल जब आएगा तो हम इसको बात करेंगे। आगे हम अगर बात करें कि इस तरह के मिशन के फेलियर के क्या इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस होते हैं, देखिए एक तो इम्पैक्ट इसका यही है कि 2 सिग्निफिकेंट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव फेलियर आपको देखने को मिलते हैं। C61 भी फेल हुआ और फिर C62 भी फेल हुआ, तो इसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल और रिलायबिलिटी पे थोड़ा कंसर्न आता है। मतलब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जैसे जो C61 में फेलियर हुआ वो C62 में नहीं हुआ, मतलब चेंबर प्रेशर वगैरह सब कुछ सही था, लेकिन कुछ और फेलियर हुआ है। तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से जांच की जरूरत ये पड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरा इम्पैक्ट है वो यही है कि जो स्ट्रेटेजिक और कॉमर्शियल लॉस होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो DRDO है उसके ही सैटेलाइट नहीं जा रहे थे, बल्कि विदेशियों के इसमें यूके, स्पेन और इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनके सैटेलाइट जा रहे थे। तो कॉमर्शियल लॉस भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब जब सैटेलाइट अपनी कक्षा में गई नहीं तब इसका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, एक तरीके का पूरा लॉस ही हुआ। और इसकी वजह से जो कमर्शियल क्लाइंट का कमिटमेंट है वो भी अफेक्ट होता ही है। मतलब अब ये समझिए कि अगर 2 ऐसे लगातार फेलियर होते हैं तो फिर ऐसा समझा, कई बार ऐसा जाना जाता है कि लोग थोड़ा डेविएट होने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल इसरो के साथ ऐसा है, हर जगह होता है, पूरी दुनिया में होता है, ऐसा कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन ये ऐसे थोड़ा बहुत मन में बातें आती हैं। बाकी अगर बात करें फ्यूचर मिशन की क्या इम्पैक्ट होते हैं, अब देखिए जब ये 2 बार ऐसा हो गया है तब सिंपल सी बात है, जो फ्यूचर मिशन होंगे उसमें डिलेज होंगे, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, क्योंकि अब पूरे प्रॉपर तरीके से इसको एनालिसिस किया जाएगा, डेटा में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या कोई मेजर दिक्कत है या कोई माइन्यूट दिक्कत की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से जो अभी आगे जो इनकी टाइमलाइन थी या पाइपलाइन में मिशन होंगे उनको थोड़ा डिले किया जा सकता है, ताकि जो इस तरह का फेलियर हो दोबारा ना देखने को मिले और दोबारा जब हम रॉकेट लॉन्च करें सक्सेसफुल वो हो। तो इस वजह से इन्वेस्टिगेशन की वजह से थोड़े डिलेज ये हो सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इस तरह के माल फंक्शन की, इस तरह के फेलियर की, तो मैंने पहली बात कहा कि कोई नई बात नहीं है, रॉकेट तो जो है फेल होते ही रहते हैं, माल फंक्शंस होते रहते हैं, लेकिन जो स्पिरिट है इसरो की वो कभी माल फंक्शन नहीं होती। टेक्निकल ग्लिचेस कहीं भी आते हैं, सिर्फ इसरो के साथ नहीं, पूरी दुनिया में, चाहे वो नासा हो, चाहे वो स्पेस एक्स हो, रॉसकोमॉस हो, सब जगह ऐसा होता है, फेलियर होता ही होता है। अभी तो हम रशिया का जो, अगर आपने अगर जाना होगा कि वो रशिया का एक रॉकेट जो है छोड़ा गया था सोयूज, उसके बाद जो उसका लॉन्च पैड है वही जो है खराब हो गया है ना। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बस इसमें समझने वाली बात ये होती है कि इस तरह के फेलियर से आगे के लिए हमको सबक मिलता है, क्या चीजें अभी काम नहीं करें उनको सही करना होता है, बस मतलब लर्न करना है, करेक्ट करना है, उसके बाद फिर से सफल उड़ान भरनी है। तो हमें अपने साइंटिस्ट पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमें उस पर प्राउड होना चाहिए हमेशा, आज ही नहीं हमेशा ही, कि उनके इस तरह के प्रयास से ही इसरो एक साइकिल पे, जब आपको याद होगा कि वो ले जाया जा रहा था पेलोड, वहां से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं कि जितने में एक हॉलीवुड की मूवी नहीं बनती है, उतने में उसी सेम कॉन्सेप्ट पे इसरो जो है मंगल पे जो है अपनी सैटेलाइट भेज सकता है। तो आप ये समझिए कितना ज्यादा एफिशिएंसी है इसरो के काम में, और कितना ज्यादा यहाँ पे डिलीजेंसी रहती है, कितना ज्यादा यहाँ पे कमिटमेंट रहता है, ये हमको याद रखना चाहिए। तो बाकी आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।